फ्रेंड्स, ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आदित्य कॉल करके उदित को अपने केबिन में बुलाता है। उदित, तुम आज मेरे साथ घर चल रही हो, इसलिए जाओ अपना सामान ले लो। उदित, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताइए आपको दी के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? क्या आपने दी से बात की थी? क्या आपको पता है दी दोबारा शादी नहीं करना चाहती? आदित्य, ये हम दोनों का सीक्रेट है, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। छोटी जासूस, आदित्य ने उदित की नाक छूते हुए कहा। उदित, फिर तो हमारा आपके साथ जाना भी जरूरी नहीं है, हम भी ऑटो से चले जाएंगे। कहते हुए उदित केबिन से बाहर जाने लगी। आदित्य ने उसे अंदर खींचा और दरवाजे पर हाथ रखकर बोला, देखो उदित, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उदित कमर पर हाथ रखकर बच्चों जैसे, ओहो, तो आदित्य राय सिंघानिया को ऐसा लगता है आपको कि हम उनसे डरते हैं? आदित्य ने भी उदित की नाक छूकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य उदित को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, आदित्य राय सिंघानिया से डरती नहीं तो मुझे मास्टर सिंघानिया नाम क्यों दिया है बताओ? उदित की नजरें नीचे हो जाती है। वह हकलाते हुए अपने हाथों को मसलते हुए बोली, वो तो पहले की बात थी जब आपने हमें परेशान किया था। आदित्य, सच में मैंने परेशान किया था या तुमने मुझे परेशान किया था? सबसे पहले मेरी गाड़ी के सामने आकर उसकी हेडलाइट फोड़ दी, फिर फंक्शन के बीच दीवार कूदकर जाने कहाँ से आ गई, फिर घर में भी। पता है, उस दिन मुझे पहली बार दी से डांट पड़ी थी। उदित ये सब सुनकर हंस रही थी। उसने आदित्य की ओर देखकर कहा, अच्छी बात है आपको डांट पड़ी, वरना किसी ने कभी सोचा होगा कि कोई आपको भी डांट सकता है? हम उस वक्त का आपका चेहरा इमेजिन कर रहे हैं जब दी आपको डांट रही होंगी। वो खुद की ही बात पर हंसने लगती है और आदित्य उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उदित आदित्य को मुस्कुराते देखती है, तब उसका ध्यान टूट खुद पर जाता है। अब जाकर उसे समझ आया कि वो ऑफिस है और बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। उदित तुरंत ही सीधी खड़ी होकर बोली, हाँ आप कुछ कह रहे थे? आदित्य, यही कि क्या तुम्हें पहले मुझसे डर लगता था जो तुम मुझे मॉन्स्टर कहती थी? उदित, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना हमें पहले डर लगता था, ना ही अब आपसे डर लगता है। उदित का इतना कहना था कि आदित्य ने उसकी कमर पे हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, उदित मिश्रा, तुम हर बार मेरी बात को मानने से इनकार क्यों कर देती हो? इस वक्त आदित्य का एक हाथ उदित की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर रहा था। आदित्य के ऐसे छूने से उदित बिल्कुल शांत हो गई, मानो वो कोई प्रतिमा हो। उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, बस उसकी सांस तेज चलने लगी। आदित्य उदित के कानों के करीब अपना चेहरा लाकर, तो बताओ, अब डर लगा? उदित को अपनी गर्दन पर आदित्य की सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी। आदित्य के पास आने की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शब्द थे कि निकल ही नहीं रहते। आदित्य उदित को ऐसे देखता है तो मुस्कुराते हुए उसे पकड़कर सामने सोफे पर बिठाता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर में उदित नॉर्मल होती है। वो उसे पानी का गिलास देते हुए बोला, उस रात जब तुम्हें चोट लगी थी और मैं तुम्हें छोड़ने गया था तब दीदी ने मुझे सब कुछ बताया था, सारी बात शुरू से अंत तक। उदित रिलैक्स होकर, अच्छा, तो दी ने ही सब बताया आपको? आदित्य, वो अब मेरी भी दी है और मुझे भी सब कुछ बताती है, इसलिए तुम उन पर सिर्फ अपना हक जताना बंद करो। उदित गालों पर हाथ रखकर, बस दी या कुछ और? आदित्य, मैं तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? अब तो सब कुछ नीरो पर डिपेंड करता है। अगर उसने सुहाना दीदी को मना लिया तो अच्छी बात है, वरना फिर देखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? उदित अब अपने चेहरे को आदित्य के चेहरे के पास लाकर बोली, ठीक वैसे जैसे आपको दी के बारे में पता चला। आदित्य, मतलब? उदित, शायद आप भूल रहे हैं, नीरव जी पहले हमारे दोस्त हैं और अगर माता रानी से चाहा तो जल्द ही जीजू भी बन बन जाएंगे। कहते हुए उदित वापस पीछे की तरफ होकर ठीक से बैठने को होती है, लेकिन आदित्य उसे वापस अपनी तरफ खींच के कहता है, तुम्हें पता है, तुम कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। उदित, हाँ तो हम हैं बच्चे,
अभी उम्र ही क्या है हमारी। हम तो मानते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर के बच्चे को कभी रोकना नहीं चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए गलतियां करने के लिए, गिरकर उठने के लिए। बच्चे किसी दायरे में नहीं बनते, इसलिए हमें खुद को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहिए। फिर थोड़ा रुककर आपने अपने अंदर के बच्चे को बांध दिया है। हमें तो ये डर रहता है आपका गुस्सा कहीं आपके अपनों को आपसे दूर ना कर दे। आदित्य ने उदित की बातें सुनी तो उसका हाथ पकड़कर बोला, इसी बात से तो मुझे भी डर लगता है, कहीं मैं अपने गुस्से में कुछ गलत ना कर दूं। लेकिन क्या करूं, जब गुस्सा आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। उदित, कोई नहीं, अब हम रहेंगे ना आपके आसपास तो आपको गुस्सा कम आएगा। आपने ही कहा था, बस दोबारा सुबह की तरह कार पर हाथ मत मारना, हमें डर लगता है इससे। उदित की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगता है और कहता है, चलो मान लेते हैं। आदित्य और उदित जब साथ होते थे तो एक अलग ही दुनिया रहती थी उनकी। वो बाहरी दुनिया से मानो दूर हो जाते थे। आदित्य के लिए उदित अब उसकी जिंदगी थी। हाँ, उदित को भी स्पेशल फीलिंग्स थी आदित्य को लेकर, लेकिन अभी वो इसे दोस्ती में ही बोलती थी। ये बात बस उसके दिमाग को मनाने के लिए थी। पर दिल कहाँ कोई बात मानता है, दिल की तो साइकोलॉजी ही अलग होती है। बाहर से नीरो की आवाज आई। मानना तो पड़ेगा भाई उदित जी को, क्या बातें समझाती हैं। दोनों की नजरें दरवाजे पर चली गई। आदित्य खड़ा होकर, लो, हो गई कमी पूरी। एक पूरी बच्ची और दूसरा नौटंकी, मैं तो बुरा फंसा। नीरो और उदित आदित्य को ऐसे देखकर हाई फाई करते हुए हंसने लगते हैं। आदित्य, मस्ती बहुत हो गई आज के लिए, चलो थोड़ा काम कर लिया जाए। और हाँ, उदित तैयार रहना, शाम को हमारे साथ चलने हैं। नीरो और उदित साथ में, यस बॉस। दोनों बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आदित्य खुद से कहता है, अगर ये दोनों कभी मुझसे दूर हो गए तो मेरा क्या होगा। फिर खुद ही कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इन्हें कभी खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। शाम को आदित्य और उदित पहले घर जाते हैं तो टिया अपनी पैकिंग कर रही होती है। आदित्य, टिया तुम कहीं जा रही हो क्या। टिया, हाँ, एक फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। आदित्य, ओके, टेक केयर। टिया को लगा था कि आदित्य उसे रोकेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टिया सबको बाय करती है, साथ में उदित को भी, और चली जाती है, मन में आदित्य और उदित के लिए ढेर सारा गुस्सा लेकर। टिया के जाने की वजह से उदित थोड़ा सैड होती है, लेकिन आदित्य उसके कंधे पकड़कर उससे कहता है, उदित तुम परेशान मत होना, वो तुम्हारी वजह से नहीं गई है। अब ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी तरह तरह से रहो, उसी अवतार में ही अच्छी लगती हो। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां वंदना आती है। उदित वंदना को गले लगा लेती है। वंदना उदित के सर पर हाथ फेरकर, आप कैसी हैं। उदित थोड़ी दूर खड़ी होकर, देखिए एकदम अच्छे हैं, आप और जीजा जी कैसे हैं। वंदना, सब अच्छे हैं, ऊपर हाल में है, अभी आपकी ही तारीफों का पुल बांध रहे हैं। वैसे सच कहें तो हमें भी आप दोनों बहनें इतनी अच्छी लगती हैं कि मन करता है आप दोनों को हम यहीं रख लें। उदित, तो रख लीजिए ना, रोका किसने है। उदित की बात सुनकर आदित्य और वंदना उसकी ओर देखने लगते हैं। तब उदित को समझ आता है कि उसने क्या बोल दिया। उदित अपनी जीभ को दांतों से दबाकर, अरे हमारा मतलब है कि दी को रख लीजिए, तब तो हम आते ही रहेंगे। वंदना, हाँ बताया था छोटे ने हमें, लेकिन अगर वो हमें ना भी बताते तो हमें अपने भाइयों के मन की बातें जान ही जाते। वंदना आदित्य की तरफ देखती है तो आदित्य नजरें चुरा कर कहता है, दी हम चेंज करके आते हैं। वंदना, हाँ ठीक है। उसकी जाने के बाद वंदना उदित से कहती है, चलो हम ऊपर चलते हैं, ऊपर सब साथ में बैठे हैं। वंदना, उदित आपको अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव लेनी पड़ेगी। उदित, क्यों दी। वरना पप्पा आने वाले हैं तो क्या कोई ना कोई तो चाहिए ना हमारे साथ। हर बार टिया रहती थी, लेकिन इस बार वो चली गई और अकेले हमसे होगा नहीं। उदित, लेकिन दी बाकी सब तो हैं। वंदना, कहाँ है, मामी की तबीयत ठीक नहीं है, आकाश के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, नानी को सत्संग से फुर्सत नहीं है, और इन्हें कोर्ट से। ये कहकर वंदना सबकी तरफ देखती है तो सब हाँ में सर हिला देते हैं, क्योंकि सबने ये पहले ही डिसाइड किया हुआ था। ऐसे में आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं। उदित, पर दी हम कैसे। वरना सिर्फ आप ही नहीं, सुहाना जी भी, इसी बहाने उन्हें घर के लोगों को समझने का मौका मिल जाएगा। आकाश, अरे उदित दीदी, हाँ कह दो ना। उदित, लेकिन दी आदित्य जी को और बुआ को कौन समझाएगा। वंदना, बुआ जी को नानी और आदि को आप
और छोटे। वैसे आदि को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर सुहाना जी यहाँ आएंगे तो फ़ायदा तो उनके भाई का ही होगा, इसलिए उन्हें मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तभी आदित्य वहाँ आता है और सबके पास बैठते हुए कहता है, क्या बातें हो रही हैं आकाश? उदित दीदी को हमेशा के लिए इस घर में लाने की बात हो रही। आकाश के कहने पर उदित खांसने लगती है तो सब एक साथ पानी लेकर उसके सामने लाते हैं। सबको ऐसे देखकर उदित की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सब आकाश को घूर कर देखने लगते हैं। आकाश, अरे दी, आप रोने क्यों लगी? हमारा मतलब था कि इन 7 दिनों के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उदित, नहीं चैम, हम रो नहीं रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार देखकर आंखें भर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में हैं। ऐसे ही माँ और दी भी करती है, बस इसलिए। नानी, बिटिया, ये भी तो आपका घर है। सबको इतना इमोशनल देखकर आदित्य अपने मन में कहता है, मेरी मेलो ड्रामा फैमिली। फिर वंदना की ओर देखकर, वैसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? उदित, दी हमें जॉब छोड़ने को कह रही है। कहकर सबकी तरफ देखकर बिंक करती है। आदित्य टेंशन में, तुम्हें पता है तुम अभी ऑफिस नहीं छोड़ सकती। वंदना, आपको परेशान कर रही है, छोड़ना नहीं है, बस कुछ दिन की लीव चाहिए ताकि ये हमारे साथ बप्पा के आने की तैयारी कर सके। आदित्य उदित को देखकर मन में कहता है, जितना परेशान करना है कर लो, एक बार परमानेंट जॉब ज्वाइन करके इस घर पर आ जाओ, फिर बताता हूँ। आदित्य, ठीक है उदित, कल तुम लीव एप्लीकेशन डाल दो, बाकी मैं देख लूँगा। फिर वंदना से, दी ये नीरो भाई साहब कहाँ है? वंदना, पता नहीं कहाँ है। फिर घड़ी देखते हुए, लेट भी हो रहा है। आदि, आप कॉल कीजिए छोटे को। आदित्य नीरो को कॉल करता है, लेकिन पहली बार में नीरो फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन दूसरी बार में वो फ़ोन उठा लेता है। आदित्य, भाई तो ऑफिस से तो जल्दी निकल गया था, लेकिन अब घर नहीं आया है, कहाँ? नीरो, भाई कुछ काम था दिल्ली से बाहर का, कल तक आ जाऊंगा। दी को बोलना परेशान ना हो और तू भी टेंशन ना ले। तभी वंदना फ़ोन लेकर, छोटे, ऐसे बिना बताए अकेले आप कहाँ गए हैं? अगर अभी हम कॉल नहीं करते तो आपने तो हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। नीरव, सॉरी दी, एक इम्पॉर्टेंट काम था। अगर ये काम हो गया तो इसका जो रिजल्ट आएगा उससे आप सब बहुत खुश होंगे, साथ में सुहाना भी। बस आप प्रे कीजिएगा जो काम करने आए हैं वो सक्सेसफुली हो जाए। वरना ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से खाना खा लीजिएगा। नीरव, आप भी दी, लव यू दी। वंदना, लव यू टू छोटे, हम आपके सरप्राइज़ का वेट करेंगे। इतना कहकर वंदना ने फ़ोन रख दिया। नीरव, जो मैंने सोचा है अगर वो हो गया तो सुहाना जी का दर्द कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगा। इतना कहकर उसने अपना ध्यान सामने रोड पर लगा दिया। इस वक्त तो फुल स्पीड से लखनऊ हाईवे पर चला जा रहा था। लखनऊ पहुंचकर नीरव सबसे पहले अविनाश, जिसे सुहाना की शादी हो रही थी, के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। उसे पता चलता है अविनाश की पहले भी 3 शादियां हो चुकी हैं। उसने अपना नाम मेट्रोमिनल साइट पर एज अ बैचलर प्रोफाइल बनाई है, जिससे वो लड़कियों से कांटेक्ट करता है, उनकी फैमिली से मिले पहले उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है, और ऐसा वो ऐन मौके पर करता है। इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग इस डर से उसे पैसे ही देंगे कि अगर उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। अगर किसी ने शादी से पहले पैसे दिए तो ये गायब हो जाता था, वरना शादी करने के बाद गायब हो जाता था। लोगों से ठगी करना यही तो इसका काम था। वो अब तक लखनऊ में ही था, क्योंकि यहाँ से उसे अभी वो पैसे नहीं मिले, या यूँ कह लो सुहाना के मना करने के बाद वो किसी नए शिकार की तलाश में थे। नीरो ने जब ये सब जाना तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वक्त अभी दिमाग से काम लेने का था, इसलिए नीरो ने इमीडिएटली अविनाश के पापा से मीटिंग करने का प्लान किया। उसने अपने लखनऊ वाले ऑफिस के मैनेजर से अमित गुप्ता, अविनाश के पापा, के पास खबर पहुंचाई कि वो उससे मिलना चाहते हैं। तो गुप्ता खुश हो जाता है, क्योंकि जिस कंपनी के नॉर्मल क्लाइंट से मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, उस सिंघानिया ग्रुप का मैनेजर खुद उससे मिलना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तय वक्त पर अमित सिंघानिया ऑफिस आ गया था। नीरो केबिन में बैठा सिस्टम पर अमित गुप्ता को आते हुए देख रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है और वो किसी जेंटलमैन जैसे बिहेव कर रहा था। अमित रिसेप्शन पर जाकर, नीरो सिंघानिया से कहिए अमित गुप्ता आए हैं। रिसेप्शनिस्ट माउस पर स्क्रॉल करते हुए, सर आपकी कोई मीटिंग तो नहीं है? नीरो सर के साथ, फिर भी मैं चेक करके बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट सर, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। रिसेप्शनिस्ट नीरो के पास कॉल करती है, नीरो उसे अभी वहीं बैठाओ।
कह दो नीरो सर ने आपको बुलाया तो है, लेकिन अभी वो एक मीटिंग में बिजी है, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट, ओके सर। उसने फ़ोन रखा और अमित की तरफ चेहरा करके बोली, सर अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। अमित चेहरे पर हंसी लाते हुए, कोई बात नहीं मैडम, मैं वेट कर रहा हूँ। नीरो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए, लालच इंसान से क्या क्या करा देता है, और तुम तो उन लालचियों और ठगों के दादा निकले। अपनी धूर्तता और हरामजादगी को कितनी बेहतरी से छुपाया है। बैठो और इंतज़ार करो, लेकिन शायद आज तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने का नाम ना ले। ये दिन लंबा जाने वाला है अमित गुप्ता। उस दिन सुहाना जी और उनके पापा के चेहरे पर भी ऐसी बेचैनी रही हो जब तुम बाप बेटे ने एन टाइम पर ड्राउरी की मांग की होगी। अब वही बेचैनी तुम्हारे चेहरे पर कितनी अच्छी लग रही है। लगभग 5 घंटे बैठे रहने के बाद जब अमित वापस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो नीरो से बात करे। रिसेप्शनिस्ट, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन हम ऐसे ही सर से बात नहीं कर सकते। वो भले से सिंघानिया एम्पायर के मैनेजर हैं, लेकिन वो आदित्य सर के किसी भी तरह कम नहीं है। वो उनके छोटे भाई हैं। अगर मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब करूँगी तो कहीं मुझे मेरी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े। आप वेट कीजिए सर, फ्री होकर खुद कॉल करेंगे। लगभग आधे घंटे बाद नीरो का कॉल रिसेप्शनिस्ट के पास आता है। नीरो, अमित गुप्ता को अंदर भेज दीजिए। अमित अंदर नीरो के केबिन में आता है तो नीरो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो बहुत देर से काम कर रहा हो। नीरो, सॉरी सर, मुझे आपको ऐसे वेट कराना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मीटिंग अचानक ही आ गई। अमित अपनी हंसी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए, कोई नहीं सिंघानिया सर, आपने हमें बुलाया यही बहुत बड़ी बात है। अमित ललचाई नज़रों के केबिन में रखी चीज़ें देख रहा है। नीरो अपनी कुर्सी से उठकर अमित के साथ सोफे पर बैठते हुए, सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल मेरी कुछ महीने पहले लखनऊ आई थी, तब उसने कहीं आपके बेटे को देखा था और तब से उसकी जिद है कि उसे आपके बेटे से शादी करनी है। मैंने आपको यहाँ अपनी बहन के रिश्ते के लिए बुलाया है। अमित, मैं समझा नहीं सर। नीरो अमित के विश्वास को जीतने की कोशिश करते हुए बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा समझिए अंकल। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, मैं मेरी बहन की शादी आपके बेटे अविनाश से करना चाहता हूँ। कारण यह है कि वो अविनाश को देखकर उसके प्यार में पड़ गई है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बहन ने कुछ कहा हो और हम भाइयों से उसे ना दिया हो। अमित थोड़ा डाउटफुल होते हुए, पर आपको कैसे पता चला कि हमारे बेटे की अभी शादी नहीं हुई है? नीरो, अगर मेरी बहन ने किसी को पसंद किया है तो मैं ऐसे ही आंख मूंद कर उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने आपकी फैमिली और आपके बारे में सब कुछ पता लगवाया है। हमें वहीं से पता चला कि अभी आपके बेटे की शादी नहीं हुई है, लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? क्या ये बात झूठ है? नीरो ने अमित गुप्ता को उसी की बातों में फंसा दिया। अमित हड़बड़ाते हुए, नहीं ये बात तो सच है, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में भी कई और बड़े लोग हैं जो आपके सतह अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। फिर आप अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से क्यों कराना चाहते हैं? नीनो, मैं आपको पहले भी वजह बता चुका हूँ। हम तीनों भाई अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते हैं, तो शादी तो एक छोटी सी चीज़ है। हाँ, अगर इस शादी को लेकर आपकी कोई मांग है तो हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अविनाश को शादी के बाद हमारे साथ रहना होगा घर जमाई बनकर। हम तीनों अपनी बहन से दूर नहीं रह सकते हैं। नीरू थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करती है। बस इसलिए मैंने आपको बुलाया था। अंकल, मुझे यकीन है आप हमारी बात समझेंगे। मैं जानता हूँ अविनाश आपकी इकलौती औलाद है और उससे बहुत सी उम्मीदें होंगी आपकी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपको उम्र भर कोई कमी नहीं होगी। आप अविनाश की चिंता मत करिए, क्योंकि मेरी बहन सिंघानिया एम्पायर के 25% की मालकिन है। नीरो ने इस बात पर ज़्यादा जोर देकर कहा, अगर अभी आपको और वक्त चाहिए तो आप ले लीजिए। एक बार अविनाश से भी बात कर लीजिए, लेकिन जवाब हाँ में ही दीजिएगा। इतना कहकर नीरव अमित की तरफ देखने लगा, जो मन ही मन 25% का आंकड़ा लगा रहा था। नीरव, अंकल आप कुछ बोल नहीं रहे? आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? अमित, नहीं बेटा, मुझे मंजूर है। नीरव, लेकिन आपका बेटा? अमित, मेरा बेटा वही करता है जो मैं कहता हूँ। नीरव, बहुत बढ़िया अंकल, मैं जानता था आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं। आपका फैसला हर तरीके से सही होगा। एक बार आप मेरी फैमिली से मिल लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे। अमित, ठीक है बेटा, फिर कुछ दिनों में हम आते हैं दिल्ली।
नीरो, कुछ दिनों में क्यों अंकल? आप और अविनाश मेरे साथ ही चलिए ना। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे में निकलने वाला हूँ। आप मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर मिल जाइए, मैं आप दोनों की टिकट्स बुक कर देता हूँ। कहकर नीरो ने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके फ़्लाइट टिकट बुक कराई। अमित, मैं चाहता हूँ बेटा, कुछ पैकिंग भी करनी होगी, आखिर बेटे की होने वाले ससुराल जा रहा हूँ। नीरो अमित की आंखों में तैर रहे लालच को साफ देख रहा था। अमित के जाने के बाद नीरो खुद से कहता है, बकरा तो फंस गया, बस इसे हलाल करना बाकी है, जो सुहाना जी करेंगी। वहाँ के ऑफिस से निकलकर उदित को कॉल करता है। नीरो, उदित जी, क्या आप मुझे अपने लखनऊ वाले घर का एड्रेस बताएंगे? उदित, बता देंगे, पर अभी क्या करेंगे एड्रेस का? नीरो, मिलने जाऊंगा मम्मी पापा से, और क्या? उदित, आप लखनऊ में हैं, लेकिन क्यों? आप वहाँ क्यों गए हैं? नीरो, एक काम था जो इमीडिएटली करना जरूरी था। उदित, कैसा काम? देखिए, हमें बताइए, वरना हम एड्रेस नहीं देंगे। नीरो उदित को सब बताता है। उदित, अच्छा, तो इसलिए उस दिन उस कमीने का पता पूछा जा रहा था। अच्छा सबक सिखाएगा उन्हें, रहम बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। 1 नंबर के पापी अधर्मी है कमीने। वैसे सुहाना दी की किस्मत बहुत अच्छी है जो आप उनकी लायक में आए। नीरो, बस साली साहिबा, अब तो एड्रेस बता दीजिए। उदित से एड्रेस लेकर नीरो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। सुहाना के घर पहुंचकर नीरो डोर नॉक करता है तो शैलेंद्र, सुहाना के पापा, गेट खोलते हैं। नीरो उनके पैर छूता है। शैलेंद्र जी, बेटा कौन है आप? हमने पहचाना नहीं आपको। नीरो, अंकल, मैं नीरो सिंघानिया, दिल्ली से। उदित जी ने बताया होगा। शैलेंद्र जी, हाँ बेटा जी, याद आया, बेटू आपकी ही कंपनी में काम करती है। नीरो, जी अंकल। शैलेंद्र, अरे बेटा जी अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? नीरो अंदर आता है, तभी अंदर से अर्चना जी की आवाज़ आती है। अर्चना जी, कौन है जी? शैलेंद्र जी, अर्चना जी बाहर तो आइए। अर्चना आती है तो नीरो को देखकर आंखों ही आंखों में शैलेंद्र जी से नीरो के बारे में पूछती है। शैलेंद्र, ये नीरो सिंघानिया है, बेटू ने बताया था ना, जिनके यहाँ वो काम करती है। अरे बेटू आपकी बहुत तारीफ करती है, कहती है आप दिल्ली में उनके इकलौते दोस्त हैं। नीरो, उन्हें सब अच्छे लगते हैं क्योंकि वो दिल की बेहद साफ है। नीरो ने बैठते हुए कहा। अर्चना, कैसे है बेटा जी आप? यहाँ कैसे आना हुआ? नीरो, आंटी, बस लखनऊ के ऑफिस में कुछ वर्क पेंडिंग था, वही करने आया था, तो सोचा आप लोगों से भी मिल लूँ। उदित जी बहुत तारीफ करती हैं आंटी के हाथ के खाने का, तो बस वो लालच खींच लाया यहाँ। नीरो की बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। अर्चना, अच्छा किए बेटा, वैसे वहाँ सब कैसे हैं? नीरो, बताने में वो मज़ा कहाँ जो दिखाने में है, लेकिन पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। नीरो ने गले पर हाथ फिराते हुए ऐसे कहा जैसे अगर अभी पानी ना मिला तो। अर्चना जी, माफ़ कीजिएगा बेटा जी, हम भूल गए हैं, हम अभी लाते हैं। कहकर अर्चना जी किचन में चली जाती हैं और नीरो उदित के पास वीडियो कॉल करता है। उदित के कॉल उठाने के बाद फ़ोन शैलेंद्र जी को देते हुए, लीजिए अंकल जी, बात कीजिए उदित जी से, मैं तब तक आंटी के हाथ के बने खाने का आनंद लेता हूँ। तभी अर्चना हाथ में खाने की थाली लेकर आती है। खाने में आलू मटर की सब्जी, दाल चावल रोटी, साथ में दही, आम का अचार है। खाना देखकर नीरो की भूख जाग जाती है। वो बच्चों जैसे अर्चना जी के हाथ से खाना लेकर खाने लगता है। उधर उदित और सुहाना अभी सिंघानिया मेंशन में है। नीरो का कॉल आ जाने के कारण उदित छत पर जाती है तो सुहाना भी उसके साथ जाती है। उदित शैलेंद्र जी से बातें कर रही है। उदित, पापा कैसे हैं आप? शैलेंद्र जी, अच्छे हैं। आप और गुड़िया कैसी हैं? बहुत याद आ रही है आप दोनों की, ये घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। कहते कहते शैलेंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदित, क्या पापा आप भी? अगर आप रोएंगे तो हम अभी के अभी लखनऊ आ जाएंगे। हमने कितनी बार कहा है, हमें आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। चलिए आंसू पोछिए अपने। शैलेंद्र जी, ठीक है दादी अम्मा, नहीं रो रहे हैं हम। गुड़िया कहाँ है? तभी सुहाना पीछे से आती है। यहाँ है हम पापा, माँ कहाँ है? शैलेंद्र जी अर्चना को दिखाते हैं। अर्चना भी उनसे उनका हाल चाल पूछती है। अचानक बात करते हुए सुहाना की नज़र नीरो पर पड़ती है। सुहाना, माँ वो कौन है? पीछे से नीरो की आवाज़ आती, अरे सुहाना जी, हम हैं नीरो, बहुत दिनों से उदित जी से आंटी के हाथों की तारीफ सुन रहे थे तो सोचा आके खा ले, तो बस आ गए। सच में उदित जी जितना कहती हैं आंटी उससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं। नीरो की बात सुनकर अर्चना जी कहती, हमें भी आपकी आदतों ने बेटों की याद दिलाती, ऐसे ही वो भी अक्सर हमारे हाथ से थाली ले लिया करती थी। उदित, हाँ माँ, ये एकदम हमारे जैसे हैं। एक काम कीजिए माँ,
आप भी दिल्ली आ जाइए, फिर हम दोनों को साथ में खिलाइएगा। सुहाना, हाँ माँ पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है, आप भी आ जाइए ना कुछ दिनों के लिए, कहकर रोने लग जाती है। साथ में अर्चना जी भी। उदित, अजीब है, हमारे घर वाले भी एक को चुप कराओ तो दूसरा रोने लगता है। बस भी करो। नीरो, हाँ सुहाना जी चुप हो जाइए, वरना मैं अभी ही अंकल आंटी को उठा कर लेकर आऊँगा। नीरो की बात सुनकर सुहाना और बाकी सब भी हंस देते हैं। फिर सारे बात करने लगते हैं। फ़ोन रखने के बाद जब सुहाना उदित से नीरो के लखनऊ और उनके घर जाने के बारे में पूछती है तो उदित कहती है नीरो लखनऊ गया था, और जब उसने उनके घर को एड्रेस मांगा तो उसने दे दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद नीरो वापस जल्दी मिलने का वादा करके शैलेंद्र और अर्चना जी के घर से निकल अपने ऑफिस आता है, जहां अमित और अविनाश उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों को साथ लेकर वो दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। 3 घंटे बाद नीरो उन दोनों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर था। लखनऊ से निकलकर नीरव 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। उसे दिल्ली पहुंचने की बेचैनी से ज़्यादा इस चीज़ की बेचैनी थी कि इन्हें वहां देख सुहाना जी का क्या रिएक्शन होता है। नीरव एयरपोर्ट से उन दोनों को लेकर सीधे सिंघानिया मेंशन आता है। नीरव उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहता है और खुद अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसे सामने उदित और सुहाना दिखती हैं। नीरव सुहाना की तरफ देखता भी नहीं है। वो उदित को देख के कहता है, उदित जी आप जरा आदित्य के रूम में आएंगी क्या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उदित ने हाँ में सिर हिलाया और नीरो के पीछे पीछे चल पड़ी। सुहाना ने नीरो की ओर देखा, एक बार नहीं कई बार, लेकिन नीरो ने उसे नहीं देखा। इसका कारण शायद ये था कि नीरो उसकी तरफ देखकर झूठ नहीं बोल पाता है। नीरो और उदित आदित्य के कमरे में आए। आदित्य पूल के पास कुर्सी रखे अपने लैपटॉप पर कोई फाइल पढ़ रहा था। नीरो और उदित को एक साथ आते देख उसने नीरो को गले लगाकर कहा, यार बड़ा गुपचुप काम करने लगा है तू, लखनऊ क्यों गया था तू? नीरो, तुझे किसने बताया कि मैं वहां गया हूँ? उसकी नज़र उदित पर गई और उदित ने नजरें झुका ली। नीरो, तूने मेरा इकलौता सीक्रेट अकाउंट हथिया लिया है बेटा, इसका बदला लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा, लेकिन अभी किसी और से बदला लेने का वक्त है बाबू मोसाए। आदित्य, अच्छा राजेश जी की घटिया कार्बन कॉपी किससे बदला लेना है? नीरो ने खिड़की से गेस्ट रूम के बाहर टहलते अमित और अविनाश को दिखाते हुए कहा, इन बाप बेटों को। आदित्य, ये है कौन और हमारे गेस्ट रूम में नवाबों जैसे क्यों टहल रहे हैं? नीरो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत जल्दी ये उनका होने वाला है। आदित्य, लेकिन ये है कौन, बताएगा? खिड़की से उन दोनों को देखकर उदित का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, यही तो वो हरामजादा है जिसकी शादी दीदी से होने वाली थी। आदित्य नीरो की ओर देखकर, और तू इस हरामी को अपने यहाँ लेकर आया? कुछ सोचते हुए, कहीं तू त्याग की देवी तो नहीं बनने वाला है ना? तू ये तो नहीं सोच रहा है कि वापस इसकी शादी सुहाना दी से करवा दे? देख बेटा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। उदित, नहीं, हम आपको जीजू मान चुके हैं। इस चमन लाल को अगर आप इसलिए लाए हैं तो हमें इसे मारने में बड़ी खुशी होगी। कहते हुए उदित बाहर जाने लगे तो नीरो ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने उदित का हाथ पकड़ उसे वापस कमरे में खींचा। उदित, आदि, हम कह रहे हैं छोड़िए हमें, इससे हमारी दी की शादी हो, उससे तो अच्छा ये होगा कि दी की शादी कभी ना हो। उदित बार बार छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। नीरो, दोनों चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आदित्य और उदित दोनों चुप हो गए तो नीरो ने आगे कहना शुरू किया, ये दोनों एक नंबर के धूर्त हैं। इनका काम ही है सीधी सादी फैमिली को फंसा कर उनसे पैसे ऐंठने का। वो तो भला हो सुहाना जी खुद ही शादी करने का मना कर दिया। उनसे पहले भी इसकी 3 शादियां हो चुकी हैं अलग अलग शहरों में, और इसने किसी ना किसी कारण से उनसे पैसे लेकर उनसे डाइवोर्स दिया है। मैंने इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहता था कि सुहाना जी इसे अपने हाथों से सजा दें। समझे दोनों? आदित्य ने अभी भी उदित को अपनी बाहों में ही पकड़ रखा था। नीरो की बात पर उसने हाँ में सर हिलाया और उदित ने भी। नीरो ने उदित के माथे पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं सुहाना को ऐसे गधे के लिए कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर वो आदित्य के पास जाकर बोला, और मेरे भाई, मैं इतना त्यागी नहीं हूँ। नीरो उसके कान के पास जाकर, और जो तूने उदित को इतनी देर से पकड़ रखा है छोड़। समझा नीरो को इतना कहना था कि आदित्य ने उदित को झट से छोड़ दिया। उदित आजाद होकर बोली, आपने जो भी कहा सब ठीक है, लेकिन इन्हें क्या बोलकर
लाए हैं आप यहाँ? नीरू, यही कि मेरी बहन को आपका लड़का बहुत पसंद है, और बाकी की बातें नीरू ने दोनों को बता दी। आदित्य, प्लान तो सुपर है, लेकिन कुंवारी बहन कहाँ से लाएगा? और अगर ये सोच रहा है कि दी ये सब करेंगी तो तू भूल जा मेरे भाई, क्योंकि वो अपनी मांग कभी सुनी नहीं करने वाली है। वो सांस लेना भूल सकती हैं, लेकिन सिंदूर लगाना नहीं। तो जाके पहले नकली बहन ढूंढ। नीरो, मेरे भाई, इतना दिमाग है मुझ में, इसलिए मैंने नकली बहन का इंतजाम कर लिया है। कुछ ही देर में आती होगी। आती होगी नहीं, आ चुकी होगी। सुबह रेनी ऑफिस की फाइल्स लेकर आई थी ना? आदित्य, हाँ, लेकिन फिर सच जानकर, बिना मुझे बताए तूने और क्या क्या किया है? नीरो, बस इतना ही किया है। अब नीचे जा और मामी और नानी को किसी सत्संग में छोड़ कर आ। आदित्य, मैं? लेकिन क्यों? नीरो, हाँ तू, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन सब के बारे में नानी और मामी को कुछ भी पता चले। आदित्य, ठीक है। आदित्य नीचे जाता है और कुछ ही देर में नानी और मामी को ये कहकर बाहर ले जाता है कि राधा कृष्ण मंदिर में सत्संग हो रहा है। उन्हें वहाँ छोड़कर वो जल्द ही वापस आ जाता है। उदित और नीरू घर में सबको इसके बारे में बताते हैं, सिवाय सुहाना के। इस वक्त घर पर वंदना, शांतनु, आदित्य, उदित और सुहाना थे। नीरू का बनाया पूरा प्लान अच्छे से वर्क कर रहा था। नीरू, अब मैं जाकर उस घटिया बाप बेटे को घर में लेकर आता हूँ। नीरू बाहर आदित्य के कमरे से सीधे बाहर जाता है और कुछ देर बाद अमित और अविनाश के साथ मेन गेट से अंदर आता है। नीरू उन्हें बैठने को बोलता है। तभी वंदना और शांतनु बाहर आते हैं। वंदना जी को प्लान अच्छे से पता होता है। वो अमित के सामने बैठ जाती है और उनके पास में जीजा जी भी। वंदना जी थोड़े घमंड से, नीरू, कैसे लोगों को घर लेकर आए हो तुम? तुम्हें हमारे स्टैंडर्ड का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? जीजू, शांत रहिए नूरजहां, ये हमारे मेहमान हैं। नीरू अमित की ओर देखते हुए, अंकल, ये है मेरे बड़े भाई साहब शांतनु सिंह, और ये है इनकी वाइफ वंदना। अमित जीजू से हाथ मिलाते हुए, जी मैं अमित गुप्ता। फिर वंदना की ओर देखकर, और बेटा जी, माना आपके जैसे बड़े नहीं हैं हम, लेकिन इतने गिरे हुए भी नहीं हैं। वंदना, माफ कीजिएगा, रोज किसी ना किसी संस्था से लोग डोनेशन मांगने आ जाते हैं, इसलिए गलत फहमी हो गई थी। वंदना जी थोड़े तेज आवाज में, हरिराम भैया, कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ, मेहमान आए हैं। फिर अमित की ओर देखकर, हाँ अंकल, कहिए किस काम से आए हैं? नीरो, रेनी की शादी के लिए। वरना खड़े होते हुए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नीरो, खानदान की मान मर्यादा का थोड़ा तो लिहाज रखो। रेनी की शादी वहीं होगी जहां मैं और तुम्हारे भाई साहब चाहेंगे। नीरो, नहीं, आप लोगों को सिर्फ सोसाइटी में अपने रुतबे की पड़ी है, किसी को रेनी का दिल नहीं दिखाई देता। पीछे से आता हुआ आदित्य बोला, तुम्हें पता है ना, रेनी को कोई चीज़ तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कोई और चीज़ ना पसंद आ जाए। कल अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो? नीरो, ये सब बातें इन्हें बता दी है मैंने। आदित्य, ये सब जानने के बाद भी ये हमारी रेनी से शादी करने को तैयार है? नीरो, हाँ जीजू, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। नीरो, भाई साहब, आप इधर आइए, जरा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नीरो जीजू को लेकर कुछ दूरी पर जाता है और ऐसे बात करता है कि वो बातें अमित को सुनाई दे। नीरो, भाई आप जानते हैं हमारी रेनी के शौक, हमें हमेशा से किसी पलटे कुत्ते की तलाश थी, और ये बाप बेटे बिल्कुल वैसे हैं। हम इन पर सिर्फ पैसा फेंकना है। शांतनु, और पहले वाले की तरह कहीं रेनी ने इसका सर्वर फोड़ दिया तो? नीरो, तब का तब देखेंगे भाई, अभी तो हमें रेनी के लिए ये सब करना ही होगा। शांतनु, ठीक है, लेकिन नूरजहां और आदित्य को मनाना मुश्किल होगा। नीरो ने शांतनु को इशारे से दिखाया कि अमित उनकी बातें सुन रहा है। दोनों अपनी जगह पर आए, तब तक हरीराम चाय नाश्ता लेकर आ गया। नीरो, आप लोग नाश्ता कीजिए, तब तक मेरी नानी भी आ जाएंगी, मैं आता हूँ। वंदना, शांतनु, आदित्य और नीरो उन्हें हाल में छोड़कर आ जाते हैं। अंदर वाले कमरे में आकर वंदना ने कांच से उन दोनों का चाय पीते देखकर बोली, कितने बेशर्म लोग हैं, मतलब हमारे इतना बोलने पर भी टस से मस नहीं हुए। नीरो, दीदी, ये पके हुए घड़े हैं, इतनी बार कांड कर चुके हैं कि अब तो इनके अंदर से शर्म हया सब खत्म हो चुकी। मैं इन्हें पैसों का लालच देकर ही तो लाया हूँ यहाँ। शांतनु, कोई नहीं, अब ला ही लिया है तो इनके खिलाफ मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि इन्हें जल्दी जेल से छुटकारा न मिले, ताकि लोग ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचें। आदित्य,
मन कर रहा है दोनों का मुंह तोड़ दूं। नीरो, जरूर तोड़ना भाई, पहले सुहाना जी का हिसाब पूरा होने दे। वंदना, वैसे काफ़ी अच्छा सरप्राइज है, बस सुहाना जी को पसंद आई है सरप्राइज। नीरो, सच में दी? तब तो बहुत अच्छा है। नीरो वंदना और शांतनु का हाथ पकड़कर, दी जीजू आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कहकर नीरो उन्हें बताता है कि उसने उन्हें सिंघानियास की 25% प्रॉपर्टी का लालच दिखाया है। वरना लालची लोग, मन तो कर रहा चप्पलों से मारो इन्हें। शांतनु, शांत रहिए नूरजहां, अभी इन्हें क्या क्या पड़ेगा इन्हें खुद नहीं पता। वैसे छोटे साले साहब, करना क्या है हमें? नीरो, आप दोनों को बस ये करना है, इनसे हर उस बुरी आदत की बात कीजिए जो डरा दे। कुछ भी अजीबो गरीब, मुझे देखना है ये पैसे के लिए क्या क्या झेल सकते हैं। शांतनु, ठीक है। नीरो, जल्दी जाओ, अब आप दोनों जाओ वरना उन्हें शक हो जाएगा, मैं रेनी को लेकर आता हूँ। शांतनु, वंदना और आदित्य हाल में आते हैं। उनके आते ही अमित और अविनाश खड़े हो जाते हैं। शांतनु, अरे बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए? हम बस रेनी को देखने गए थे, आज रात काफ़ी लेट नाइट पार्टी की थी, बस उसी का हैंगओवर है अभी भी। वैसे मुझे खुशी है उसने लखनऊ के लड़के को चुना है शादी के लिए, आज लखनऊ के लोगों को देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। अमित जी, बहुत अच्छे, ये है मेरा बेटा अविनाश। अविनाश की तरफ बताते हुए अमित कहता है। शांतनु और आदित्य उससे हाथ मिलाते हैं। आदित्य उसके हाथ को जोर से दबा देता है। अविनाश के मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है और जोर का दर्द होता है। वो अपना हाथ छुड़ाता है किसी तरह। आदित्य, मैं हूँ आदित्य राय सिंघानिया, नीरो का बड़ा भाई। वंदना, हमारी रेनी दिल की बुरी नहीं है, बस हमारे लाड़ प्यार में थोड़ा बचपना कर देती है कभी कभी। नीरो ने बताया होगा आपको। अमित जी, जी बच्चे ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते ही रहते हैं। वंदना, मैं खुश हूँ कि उसकी शादी आपके घर हो रही है। फिर शांतनु की ओर देखकर, मैं भी क्या बोल रही हूँ, आना तो आप लोगों को पड़ेगा यहाँ। हमारी रेनी को अपना घर छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपके बेटे से पहले भी उसे काफ़ी लड़के पसंद आए थे, शुक्र इस बार बात शादी तक पहुँची। अमित, मैं समझा नहीं। शांतनु, मतलब ये है हमारी रेनी शादी के पहले लड़कों को अपने साथ कुछ वक्त रखती है ताकि उसे पता चले कि वो उससे शादी करने के काबिल है भी या नहीं। लेकिन मुझे लगता है आपके बेटे को ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी रात को पीने के बाद वो मारती पीटती है। एक बार अपने दोस्त के सर पर बॉटल दे मारी थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसे 7 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अमित ये सब सुनकर कुछ कुछ डरने लगा था। उसने अविनाश का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन ये सब तो नीरो की नहीं बताया। वंदना जी, कोई बात नहीं, अब बात शादी तक पहुंच चुकी है तो ये बात बहुत छोटी बात है। हमें लगता है वक्त के साथ रेनी ठीक हो जाएगी शायद। अमित, शायद से आपका क्या मतलब है? क्या मेरा बेटा यहाँ मार खाने के लिए लाया जा रहा है? आदित्य, मन में सही ही लगा था तूने, तुझे कमीने। फिर अमित की तरफ देखकर, इनके मुंह में जबान नहीं है क्या? जब से आया है चुप ही बैठा है। वैसे ठीक ही है, हमारी रेनी को भौंकने वाले लोग नहीं पसंद है। अविनाश, ऐसा कुछ नहीं है और आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं मुझसे। आदित्य अविनाश के लगभग सामने आते हुए, तो किस तरह करूं? अब ये तू सिखाएगा मुझे? अभी दामाद बना नहीं है इस घर का और नखरे देखो साहब के। वंदना को आदित्य के गुस्से का अंदाजा लग गया था तो उसने शांतनु को इशारा किया। शांतनु ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए, वो क्या है, हमारे भाई को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर कोई उन्हें उल्टा जवाब दे। अमित अविनाश का हाथ दबाकर अपनी हंसी को बढ़ाकर दिखाते हुए, कोई नहीं, बड़े लोगों पर इतना गुस्सा जचता है। फिर अविनाश की तरफ घूर कर देखता है। वंदना, और बताइए रात के खाने में क्या खाएंगे आप? अमित, वो तो हो ही जाएगा, पहले लड़की देख लें। नीरो, लड़की बस आ ही गई है। नीरो रेनी को लाकर सोफे पर बिठाते हुए कहा, वैसे तो रेनी काफ़ी गुड लुकिंग है, पर अभी नीरो की स्टोरी के अनुसार थोड़ा ऐसी चल रही थी मानो उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी हो। उसने साड़ी पहन रखी थी। रेनी आकर वंदना और शांतनु के बीच बैठ जाती है। वंदना, ये है हमारी रेनी, हम सबकी लाडली और हमारी जान। फिर रेनी से, और ये है अविनाश जी। रेनी नजरें उठाकर अविनाश को देखती है और मुस्कुरा देती है। कुछ देर बातें करने के बाद वंदना उठती है और जल्दी आने को कहकर चली जाती है। रेनी कुछ देर बैठने के बाद वो साड़ी खोलकर फेंकती हुए कहती, ये सुहाना ने मुझे क्या पहना दिया भाई, मुझे ये सब नहीं पहनना। फिर हरिराम को आवाज़ देकर, हरिराम मेरी ड्रिंक लेकर आओ।
शांतनु उसे पकड़कर, रेनी अच्छे से बर्ताव कर, ये तेरे होने वाले ससुर और पति बैठे हैं। रेनी, तो क्या है, होने वाला पति है तो इस जॉब के लिए मैं बाकायदा इसे पेमेंट करूँगी, कोई ठान नहीं करेगा ये मुझे। मेरे साथ रहना है तो ये सब देखना ही होगा। रेनी की बात सुनकर अमित और अविनाश एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उधर वापस जब वंदना आती है तो साथ में सुहाना उसके साथ रहती है। सुहाना आते हुए, लगता है आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं। सुहाना को अविनाश और अमित का चेहरा नहीं दिखाई देता है। वंदना उसका हाथ पकड़ कर लाते हुए, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, आइए, आप हमारे अंकल की लड़की को देखने वाले आए हैं लखनऊ से, आइए आप भी मिलिए। सुहाना दी, हम कैसे? वरना, अरे आइए तो। वरना जबरदस्ती सुहाना को खींच कर वहाँ ले जाती है। सुहाना को वहाँ देखकर अविनाश और उसके पापा चौंक जाते हैं। वही वो जब उन्हें देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। वरना, इनसे मिलिए सुहाना जी, ये हैं अविनाश जी, हमारी रेनी के होने वाले पति। ये सुनकर सुहाना शॉक्ड हो जाती है। ठीक उसी समय उदिति वहाँ आती है। सुहाना को ऐसे देखकर वरना उससे पूछती है, सुहाना जी क्या हुआ? लेकिन सुहाना कुछ नहीं बोलती है। नीरो, सुहाना जी आप बोल क्यों नहीं रही हैं? उदित, क्योंकि ये वही है जिनसे दी की शादी हो रही थी और इन्होंने दहेज की मांग की थी, तब दी ने शादी तोड़ दी थी। आदित्य जो पहले ही गुस्से में था, अब तो उसे गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया था। आदित्य खड़ा होकर, कहना क्या चाहती हो तुम? उदित, थोड़ा साफ कहो। उदित कुछ कहती उससे पहले अमित उठ खड़ा हुआ। अमित, झूठ बोल रही है लड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शादी इसने नहीं, हमने तोड़ी थी, वो भी इस लड़की के कारण, ना कि दहेज के कारण। सानू, तो फिर ऐसी क्या बुरी बात है इनमें जो आपने इनसे शादी तोड़ दी? हमारी रेनी से तो काफ़ी अच्छे संस्कार हैं इनमें। अमित अविनाश की तरफ देखते हुए, सब कुछ हम ही बताएं क्या? शादी तुम्हारी होने वाली है। अविनाश, बुराई इनमें नहीं है, ये खुद ही एक बुराई है। हर लड़के के साथ हंसना इनका रोज का काम है। सही कहे तो इनका तो काम ही है अमीर लड़कों के घर को फंसाना और फिर मजे करना। तभी तो ये आपके घर में बैठी है आकर कि आपके दोनों भाइयों में से किसी एक को फंसाकर उसे शादी करे, जो शादी के पहले ही आगे का अविनाश बोल भी नहीं पाया था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जो कि सुहाना ने मारा था। सुहाना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? झूठ बोल रहा है ये कमीना और इसका ये धूर्त बाप। हमने मना किया था शादी से, वो भी इसलिए क्योंकि इस कमीने को मारुति 800 और दहेज में पैसे चाहिए थे। फिर एक थप्पड़ और मारते, भिखारी हैं बाप बेटे और यहाँ भी आए हैं तो सिर्फ आपके पैसे देखकर। ये वो कुत्ते हैं जिनकी वफादारी रोटी देखकर बदल जाती है। अमित, बहुत बोल रही है तू लड़की। सिंघानिया जी, आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? नीरव सुहाना के पीछे से बोला, बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तुझे बेइज्जत करने के लिए ही यहाँ लाया हूँ। लेकिन अभी कोटा पूरा नहीं हुआ। ये तो सबको पता चल गया कि लालची हैं, पर एक बात और है जो आपको नहीं पता है सुहाना जी। नीरव सुहाना का हाथ पकड़ती, ये हरामी पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर सब एक साथ चौंक जाते हैं। नीरव, चौंकिए मत, जब मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला। फिर अविनाश के सामने आकर तू कहता है ये बुरी है साले। खुद को देख, एक बीवी घर पर है और तू बाप की दुम बना दूसरी शादी के लिए लड़कियां देख रहा है। नीरव बोल ही रहा था कि आदित्य अविनाश के सामने आकर उसका कॉलर पकड़कर, तुझे शर्म नहीं आई एक लड़की की इज्जत को ऐसे बर्बाद करते हुए, दूसरों की नज़रों में अपनी अहमियत बनाने के लिए किसी और की छवि बिगाड़ने में? तुम जैसे लोगों को जरा भी टाइम नहीं लगता है किसी और की इज्जत बिगाड़ने में। तुम जैसे लोग धप्पा हो इस समाज पर। आज भी तुम जैसे लोगों की वजह से आज माँ बाप बेटियां पैदा करने से डरते हैं। कहते हुए आदित्य अविनाश के चेहरे पर जोर से एक घूंसा मारता है। अमित, क्या बदतमीजी है ये? वंदना अमित को एक थप्पड़ मारकर, इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे पीटना कहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम लड़कियां कितना भी पढ़ लें, नौकरी कर लें, फिर भी हमारे माँ बाप को हमारे दहेज की चिंता लगी रहती है। माँ बाप बचपन से ही जिस बेटी को प्यार से पालते हैं, तुम उसे एक ही मिनट में बाजार की किसी चीज़ की तरह तोड़ डालते हो। मन माना दहेज लेकर भी उनकी जान से प्यारी बेटियों को जलाकर मार डालते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो बीच चौराहे पर मारना चाहिए। अमित चीखते हुए, आप लोग हमें ऐसे नहीं मार सकते। आदित्य अमित के सामने आकर, चल फिर तू आइडिया दे दे कैसे मारूंगा। अविनाश की हालत लगभग खराब हो चुकी थी, फिर भी आदित्य उसे पीट रहा है। सब उसे रोक रहे पर वो मान ही नहीं रहा था। तो उदित उसके सामने आ जाती है। उदित, बस आदित्य जी बहुत हो चुका, रुक जाइए अब। अमित,
अभी बहुत नहीं हुआ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नीरो, उसकी ज़रूरत नहीं है, पुलिस बाहर ही खड़ी है। जीजू कॉल कीजिए। शांतनु कॉल करता है तो पुलिस कमिश्नर अंदर आ जाते। आदित्य, सर ले जाइए और इस पर ड्रॉरी और धोखाधड़ी का मामला बनाइए। कमिश्नर, ओके सिंघानिया सर, बट पहले आपको इनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। नीरो, सर वो रेनी कर देगी, फिर रेनी को देख कर तुझे पता है ना क्या करना है। रेनी, ऑफकोर्स सर। अमित जाते हुए, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर आदित्य सिंघानिया। फिर सुहाना और उदित को देखकर, और तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर उदित उसे एक थप्पड़ लगाती है। आदित्य उदित के साथ में खड़े होकर, सिंघानिया सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते, ले जाइए इसे। पुलिस दोनों को लेकर चली जाती है। सुहाना इस खुलासे से अभी तक सदमे में है कि उसकी शादी अगर अविनाश से हो जाती तो क्या होता। सब उसके पास आते हैं। उदित और आदित्य सुहाना का हाथ पकड़े खड़े हैं। नीरो उसके पास बैठा है, वहीं वंदना और शांतनु भी हैं। वंदना, सुहाना आप ठीक है? सुहाना, नहीं दी, हम हैरान है कि हमारे लखनऊ में ऐसे बुरे लोग हैं। हमें तो लगता था दुनिया में सब अच्छे हैं, बस कभी कभी कुछ हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। पर अब पता चला कि नहीं, कुछ लोग शुरू से ही बुरे होते हैं। हमारी गलती है जो हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। बात ये थी कि सुहाना ने ही अविनाश को पसंद किया, तभी उनके पापा शादी को तैयार हुए थे। शांतनु, आपकी गलती बस इतनी है कि आप इतनी अच्छी हैं कि सबको अच्छा समझ लेती हैं बस, जो कि हमारी नज़रों में बहुत अच्छी बात है। आदित्य, दी, हम लोग जो चाहते थे वो तो हो गया ना, आपका दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। उदित, वैसे दी, हम सबने बस अपने रोल निभाए, मेन तो कोई और ही है जिसे आपकी परवाह खुद से ज़्यादा ही है। सुहाना, क्या बोल रही है आप बेटू, किसने किया ये सब? सब साथ में, नीरो ने। वरना इसका ही प्लान था कि आप अपने मन में दबे गुस्से को बाहर निकालेंगे, तभी आप किसी और से खुलकर प्यार कर पाएंगे। शायद ऐसे ही हमारे छोटे ने आपके दिल के करीब जाने का रास्ता ढूंढने का सोचा है। उदित, सच्ची दी, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, तभी तो बिना किसी को बताए लखनऊ पहुंच गए। आदित्य, वो भी आज से नहीं, तब से जब आपकी आवाज़ सुनी थी पहली बार। तो बताइए, बनेंगी हमारी भाभी? वरना बताइए सुहाना जी, बनेंगी? उदित, हाँ दी, बताइए, बनाएंगी इन्हें हमारे जीजू? सुहाना ने नीरो की तरफ देखा तो नीरो से सर नीचे कर लिया। सुहाना, क्या हम इनसे अकेले में बात कर सकते हैं? सब साथ में, हाँ क्यों नहीं। सब बाहर चले जाते हैं। सुहाना, आप सच में इतना प्यार करते हैं? नीरो ऊपर से सर करके, हाँ बहुत करता हूँ आपसे, इतना कि सबके मना करने पर भी नहीं छोड़ा आपसे प्यार करना। सुहाना, तो हमसे क्यों नहीं कहा आपने? नीरो, मैं डर रहा था कि कहीं तुम मना ना कर दो। सुहाना, अच्छा जी, इसलिए आप लखनऊ पहुंच गए उन दोनों कमीनों को लाने? अगर आपको कुछ हो जाता तो? नीरो, कुछ नहीं होता, अब तुम बताओ, शादी करोगी मुझसे? सुहाना, इतना प्यार करने वाला पति छोड़ेंगे तो पाप लगेगा हमें, फिर तो कोई नहीं मिलेगा, कहकर सुहाना जमीन की तरफ देखने लगती है। नीरो, मतलब? हाँ। सुहाना शर्माकर, हाँ। नीरो को खुद के कानों पर यकीन नहीं होता है। वो दोबारा पूछता है, क्या कहा तुमने? सुहाना, हाँ हाँ हाँ। नीरो इतना खुश हो जाता है कि सुहाना को गोद में उठाकर, आई लव यू सुहाना, सुहाना आई लव यू, सुहाना आई लव यू टू। बाहर सब परेशान है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। सुहाना और नीरो बाहर आते हैं। दोनों ने जानबूझकर अपना चेहरा लटका रखा है। सब साथ में, क्या हुआ दोनों को? नीरो दुखी होने का नाटक करते हुए, सुहाना जी ने। सब, हाँ। नीरो, सुहाना जी ने। सब, सुहाना जी ने क्या? नीरो कहते कहते घुटने पर बैठ जाता है और सर नीचे कर लेता है। सबको लगता है सुहाना ने मना कर दिया। सबके चेहरे लटक जाते हैं। नीरो अचानक चिल्लाकर, सुहाना जी ने हाँ बोल दिया है, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। आदित्य नीरो को खींचकर गले लगाते हुए, साले, नौटंकी डरा दिया तूने तो। वंदना और शांतु, सही कहा आदि आपने। वंदना, इतना तो हम उस दिन भी नहीं डरे थे जिस दिन आपके जीजू ने हमें प्रपोज किया था। शांतनु, सही कहा नूरजहां। उदित, दी, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। नीरो, एक और खुशखबरी है, सुहाना शादी के लिए भी तैयार है। ये सुनते ही सब पागलों जैसे खुश हो जाते हैं। वंदना शांतनु को गले लगा लेती है, नीरो सुहाना को। तभी उदित
आदित्य को जोर से गले लगाकर उसके गालों पर किस कर देती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। आगे का पार्ट जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक